नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री 2020 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो होंगे मेडिकल हिस्ट्री के, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में होंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड आपको अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। आप चाहें तो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा और सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और इसको ज्वाइन कर आप चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स ईजिली पा सकते हैं। तो बिना देर किए इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है 6ठी सदी में यूरोप से रिलेटेड। इसमें पहला जो कथन है वो कहा गया है कि 6ठी सदी के अंत में यूरोप में रोम साम्राज्य दो भागों में बंट चुका था, और रोम का जो पश्चिमी भाग था उसमें जर्मन और स्लाव जनजातियों का कब्जा था, और वहीं पर पूर्वी भाग में कुस्तुंतुनिया उसकी राजधानी थी पूर्वी भाग की। और चौथा कथन है कि रोम के पूर्वी भाग को बेजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता था। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल था? तुर्की, सीरिया, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें हमको सही कथन बताना है। यहाँ पर हमारे ये चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेजेंटाइन साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है। इसमें कहा गया है ये कैथोलिक गिरजा संगठन के अनुयायी थे, और ये साम्राज्य पश्चिम में रोम साम्राज्य के पतन के बाद भी एशिया के साथ व्यापार करता रहा था। उसके बाद कहा गया है इसने यूनान रोम सभ्यता और अरब संसार के बीच में ज्ञान विज्ञान के सेतु का काम किया था। उसके साथ ही चौथा कथन दिया गया है कि 12वीं सदी में जब तुर्की ने कुस्तुंतुनिया को जीत लिया था तो इस साम्राज्य का पतन हो गया था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो केवल दूसरा और तीसरा है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि ये कैथोलिक गिरजा संगठन के अनुयायी नहीं थे, ये थे यूनानी गिरजा संगठन के अनुयायी। ठीक है, और ये 12वीं सदी नहीं होगी, यहाँ पर होगी 15वीं सदी। तो हमारा सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में बात की गई है मध्यकालीन यूरोप की। कहा गया है कि पश्चिम में रोम साम्राज्य के पतन के बाद कई सदियों के लिए जो पश्चिमी यूरोप था वहां पर नगरों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था, और विदेशी व्यापार को इस समय पर गहरा धक्का लगा था। इसीलिए इतिहासकारों ने इस काल को अंधयुग भी कहा है। और 12वीं और 14वीं शताब्दी में एक बार फिर से वहां पर विज्ञान और ज्ञान विज्ञान का पुनर्आवरण हुआ, यानी कि वहां पर समृद्धि देखी गई। तो यहाँ पर फिर से शिखर पर पहुंच गया था ज्ञान विज्ञान। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो हो जाएंगे, ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप में सामंतवाद के संबंध में कहा गया है कि सामंत वे शक्तिशाली सरदार थे जो अपनी सैनिक शक्ति के बल पर बड़े भूक्षेत्रों पर हावी हो जाते थे, और राजा क्या करते थे, इन सामंतों को अपने मातहतों के रूप में अपने प्रति वफादारी की शपथ दिलाते थे। और तीसरे में कहा गया है ये जो सामंती व्यवस्था है ये आमतौर पर वंशानुगत होती थी। तो यहाँ पर फिर से एक बार ये तीनों कथन सही हैं, और यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 4 लिखा है लेकिन ये डी होगा, 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से यूरोप में सामंती व्यवस्था के संबंध में कथन दिए गए हैं सर्फडम और मेनर के बारे में। कहा गया है सर्फडम कृषि दास से कार्य करवाने की व्यवस्था थी, और मेनर वे इमारत या दुर्ग होता था जहाँ लॉर्ड रहता था। तो ये भी बातें दोनों सही हैं। उत्तर हमारा सही हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन यूरोप में सामंती व्यवस्था के सैनिक संगठन के बारे में कथन दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है घोड़े पर सवार वीर योद्धा सामंती व्यवस्था का प्रतीक होता था, और यूरोप में अश्वारोही आधारित युद्ध 8वीं सदी में हमें दिखाई पड़ते हैं। फिर कहा गया है रोम साम्राज्य का जो काल था इसमें भाला लिए हुई घोड़े पर सवार सैनिक टुकड़ियां होती थी, और इसमें घोड़ों का इस्तेमाल रथ खींचने के लिए भी किया जाता था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो 1, 2 और 4 है, यानी कि उत्तर हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूरोप में अरबों के आगमन के संबंध में कहा गया है कि अरबों के आगमन के साथ घुड़सवार युद्ध का महत्व बढ़ गया था। फिर कहा गया है लोहे की रकाब और साज के आविष्कार के कारण क्या हुआ था, अश्वारोही युद्ध लड़ाई का प्रमुख तरीका बन गया था, और यूरोप में नई युद्ध पद्धति के कारण ही सामंतवाद का जो महत्व था वो घट गया था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि इससे
सामंतवाद का महत्व घटा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि बढ़ गया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कथन है हमारा, मध्यकाल में पश्चिमी यूरोप में कैथोलिक गिरजा संगठन के संबंध में कहा गया है, शक्तिशाली शासकों के अभाव में पोप के हाथों में राजनीतिक और नैतिक सत्ता आ गई थी। उसके बाद कहा गया है, राजाओं और सामंतों से प्राप्त भूमि दोनों के सहारे अनेक मठों के संघ स्थापित किए गए थे। देखिए यहाँ पर दोनों नहीं, दान होंगे, वही मुझे लगा मैंने कुछ गलत बोल दिया। राजाओं और सामंतों से जो प्राप्त भूमि दान थे उसके सारे अनेक मठों के जो संघ थे उनकी स्थापना की गई थी। और ये जो संघ थे ये रोगियों को चिकित्सा, यात्रियों को आश्रय और गरीबों को सहायता प्रदान करते थे। तो यहाँ पर फिर से ये तीनों कथन सही हो गए हैं। उत्तर हमारा सही हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में अरब संसार से संबंधित हमें कथन दिए गए हैं। कहा गया है, प्रारंभिक खलीफा द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में केवल अरब देश और इराक आते थे। और उसके बाद कहा गया, अब्बासी उस खलीफा से होने का दावा करते थे जिसमें हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। साथ ही तीसरा कथन है कि भूमध्य क्षेत्र को भारत और चीन से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों पर अब्बासियों का नियंत्रण था। यहाँ पर हमारे दूसरे और तीसरे कथन सही है, पहला गलत है। यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें फिर से अरब संसार में ज्ञान विज्ञान के विकास से संबंध में कथन दिए गए हैं। कहा गया है, अब्बासी खलीफा कट्टर मुसलमान थे और इसीलिए इन्होंने ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व नहीं दिया। और कहा गया है, इस काल में जो सबसे विख्यात खलीफा थे वो हारून रशीद और अल मैमून थे। और अल मैमून ने विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान विज्ञान को अरबी भाषा में अनुवाद हेतु बगदाद में बेत उल हिकमत यानी कि ज्ञान गृह की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्यकालीन अरब संसार और अन्य देशों के बीच में संबंध के बारे में कथन दिए गए हैं। कहा गया है, चीनियों द्वारा विकसित ज्ञान विज्ञान अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंचा था। उसके बाद स्पेनिश यात्री जो थे मार्को पोलो, इन्होंने चीन की यात्रा यूरोप व चीन के बीच व्यापार को बढ़ाने हेतु जानकारी एकत्र करने के लिए की थी। और 8वीं सदी में अरबों की सिंध विजय के फलस्वरूप अरब संसार और भारत के बीच में घनिष्ठ संपर्क हो गया था। तो यहाँ पर जो सही कथन है वो केवल एक है, दूसरा गलत है, क्योंकि मार्को पोलो स्पेनिश यात्री नहीं थे। कहाँ के यात्री थे, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। और 8वीं सदी में अरबों का सिंध विजय के फलस्वरूप अरब संसार और भारत के बीच में घनिष्ठ संपर्क नहीं हुआ था, इसीलिए ये कथन भी गलत होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अरब संसार और भारत के बीच में ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान के संबंध में कहा गया है, दशमलव जो प्रणाली थी इसका ज्ञान भारत से अरब तक पहुंचा था, जिसे 9वीं सदी में अल ख्वारिज़मी ने लोकप्रिय बनाया। और आर्यभट्ट द्वारा संशोधित सूर्य सिद्धांत और चरक व सुश्रुत की रचनाओं का अरबी में अनुवाद किया गया था। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी में किया गया था, जो आगे चलकर ईसप की कथाओं का आधार बना। तो यहाँ पर ये तीनों कथन हमारे सही हैं, बिल्कुल सही बात कही गई है, इसलिए उत्तर हो जाएगा बी। देखिए काफ़ी लंबे लंबे कथन हैं, अगर आप चाहें तो इनको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं ताकि आप भूलें नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चीन में तांग शासन के संबंध में कहा गया है कि 11वीं व 12वीं सदी में चीन में तांग शासकों का शासन रहा था। उसके बाद कहा गया है, इन शासकों ने मध्य एशिया के सिकियांग के बहुत बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और इस आधिपत्य के कारण स्थलीय रेशम मार्ग से होने वाला जो व्यापार था उसको काफ़ी हानि हुई थी। चौथा कथन है कि 12वीं सदी में तांग साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था और 13वीं सदी में उसका स्थान सुंग राजवंश ने ले लिया था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो केवल दूसरा कथन सही होगा, पहला कथन गलत है क्योंकि ये 8वीं और 9वीं होगा 11वीं 12वीं की जगह। और तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर हानि नहीं हुई थी। और चौथे कथन में 12वीं की जगह 9वीं सदी में तांग साम्राज्य का पतन हुआ और 10वीं सदी में इसका स्थान सुंग राजवंश ने ले लिया। तो उत्तर जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शैलेंद्र साम्राज्य से संबंधित। इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये मुख्यतः 7वीं से 10वीं सदी के मध्य में चरमोत्कर्ष पर रहा। सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप तक ये विस्तृत था। इसका विस्तार फिलीपींस के कुछ भागों पर भी था और अश्व सेना इनकी काफ़ी शक्तिशाली थी। तो जो सत्य नहीं है वो है उत्तर हमारा डी, अश्व सेना इनके पास शक्तिशाली नहीं थी। अगला प्रश्न है मध्यकालीन मंगोल साम्राज्य के संबंध में। तो इसमें कहा गया है कि 13वीं सदी में तांग शासकों के बाद मंगोलों ने इनका स्थान ले लिया था और चीन पर इन्होंने एक छत्र शासन स्थापित किया। उसके बाद कहा गया है कुछ समय तक टोंकिन यानी कि उत्तर वियतनाम, अन्नाम, दक्षिण वियतनाम और कोरिया पर भी इनका नियंत्रण रहा। और मंगोल जो थे उनके पास अत्यधिक गतिशील और अनुशासित अश्वारोही सेना थी और इनमें सबसे अधिक विख्यात कुबलाई खां था, जिसके दरबार में मार्को पोलो ने कुछ समय बिताया था। तो यहाँ पर जो हमें कथन सही बताने हैं वो हो जाएगा हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कथन गलत है। अभी अभी हमने देखा है कि तांग जो शासक थे वो
13वीं सदी तक नहीं रहे थे। इस समय आ गए थे सुंग शासक का इस समय पतन हुआ था, जो 10वीं सदी में तांग शासकों का स्थान ले चुके थे। तो उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शैलेंद्र साम्राज्य के संबंध में प्रश्न दिया हुआ है। कहा गया है इनकी राजधानी सुमात्रा के पालेमबांग में थी। पालेमबांग शुरुआत से ही संस्कृत और बौद्ध अध्ययन अनुसंधान का केंद्र रहा था और इन्होंने कई भव्य मंदिर बनवाए थे, जिसमें से विष्णु को समर्पित एक बोरोबुदुर प्रसिद्ध मंदिर है और 9 मंजिला वाला ये बोरोबुदुर जो मंदिर है, इसका निर्माण विशाल पत्थरों को जोड़कर किया गया था और इसके ऊपर एक स्तूप भी निर्मित था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो हो जाएगा 1 और 2। तीसरा और चौथा गलत है, क्योंकि ये जो बोरोबुदुर मंदिर है ये बौद्ध से संबंधित है, ठीक है। और ये विशाल पत्थरों को जोड़कर नहीं बल्कि एक पहाड़ को तोड़कर बनाया गया था, ठीक है। तो उत्तर जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कंबोज साम्राज्य के संबंध में। कहा गया है कंबोडिया और अन्नाम में ये फैला हुआ था। फूनान साम्राज्य के बाद स्थापित हुआ था और 12वीं सदी तक कायम रहा। उसके बाद अंकोर थोम के निकट अंकोर वाट मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था और इस मंदिर में रामायण और महाभारत के दृश्य अंकित किए गए हैं। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि 12वीं सदी तक कायम नहीं रहा था, 15वीं सदी तक कायम रहा था, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों के संबंध में। कहा गया है दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों ने भारत और बाहरी दुनिया तथा चीन के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों के सेतु का काम किया है। उसके बाद कहा गया है इन देशों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा है। कौन से देशों पर? दक्षिण पूर्वी देशों पर, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर। लेकिन इसके बाद भी इन देशों ने अपनी विशिष्ट और उच्च कोटि की संस्कृति की विकास किया है। उसके बाद कहा गया है कि इन देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध तभी भंग हुए थे जब इंडोनेशिया में डचों का, भारत बर्मा और मलाया में अंग्रेजों का और हिंद चीन में फ्रांसीसियों का वर्चस्व हो गया था, जब इन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाल साम्राज्य के संबंध में कथन दिया गया है। कहा गया है इसकी स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल के उत्तराधिकारी गोपाल को बताया गया है और कहा गया है ये बंगाल, उड़ीसा और असम में विस्तृत था। तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी स्थापना गोपाल ने की थी और गोपाल के उत्तराधिकारी कौन थे? धर्मपाल, ठीक है। तो सत्य हमें बताना है यहाँ पर, केवल तीसरा सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुलेमान जो व्यापारी था उसके बारे में बताना है, सत्य नहीं है। जो कहा क्या है ये एक अरब यात्री थे और सल्तनत काल में आए थे। इन्होंने अपनी यात्रा विवरण में पाल राजा को रुहुमा कहा है। उसके बाद पाल राजा की अपनी पड़ोसी प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से लड़ाई चल रही थी, ऐसा भी इन्होंने उल्लेख किया है। तो यहाँ पर जो सत्य नहीं है वो केवल एक है, क्योंकि ये सल्तनत काल में नहीं बल्कि 9वीं शताब्दी में भारत आए थे, ठीक है। और पाल शासकों के बारे में जो इन्होंने विवरण किया है और पाल राज्य को रुहुमा कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर से पाल शासकों के संबंध में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। कहा गया है पाल शासक बौद्ध ज्ञान विज्ञान तथा धर्म के महान संरक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार जो है वो धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला विहार की स्थापना गोपाल ने की थी और पालों के तिब्बत के साथ सांस्कृतिक और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सत्य है वो पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। विक्रमशिला विहार की स्थापना गोपाल ने नहीं की थी। किसने करवाई थी विक्रमशिला विहार की स्थापना? जल्दी से बताइए कमेंट करके, पर ये पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा ध्यान लगाइए, सोचिए और कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रतिहार साम्राज्य के बारे में। कहा गया है इनका संभावित उद्भव स्थल गुर्जराष्ट्र था, यानी कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान। उसके बाद कहा गया है प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और महानतम शासक कौन था? भोज, और भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 4 लिखा है लेकिन ये डी होगा, ठीक है। सभी ये तीनों कथन सही हैं। देखिए ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। भोज ने अपनी राजधानी बनाया था कन्नौज को। ये प्रतिहार साम्राज्य के संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक थे और महानतम शासक थे, ठीक है। और इनका जो उद्भव स्थल था वो गुर्जराष्ट्र यानी कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान वाला क्षेत्र था। अगला प्रश्न फिर से राजा भोज के साम्राज्य के संबंध में है। कहा गया राजा भोज के पूर्व की ओर विस्तार करने की महत्वाकांक्षा को पालों ने रोक दिया था।
क्योंकि पाल किधर साइड पर थे, बंगाल, असम, उड़ीसा, ये पूर्व में थे, इसीलिए इन्होंने रोक दिया था। फिर कहा गया है मध्य भारत और दक्कन की ओर प्रसार के प्रयास के कारण भी इसका संघर्ष पालों से हुआ था। उसके बाद कहा गया है इसका साम्राज्य सतलज नदी के पूर्वी किनारे तक फैला हुआ था और प्रतिहारों के पास भारत की सबसे अच्छी अश्व सेना थी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो हमारा कथन सत्य है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 और 4। दूसरा कथन जो है वो हमारा गलत है, क्योंकि ये जो पाल शासक थे उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में विस्तार को रोका था, लेकिन मध्य भारत और दक्कन की ओर का जो प्रयास था उसको पालों से कोई संबंध नहीं था, इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। जो आंसर होगा यहाँ पर हमारा सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजा भोज के संबंध में स्टेटमेंट्स हमें बताने हैं, दिए गए हैं। कहा गया है वे विष्णु के भक्त थे और उसने आदिवरा का विरुद्ध धारण किया था तथा उसके सिक्कों पर भी आदिवरा शब्द अंकित था। उज्जैन के जो भोज परमार थे उसका अंतर बताने के लिए उसे मिहिर भोज भी कहा जाता था और शायद 1885 ईस्वी के आसपास ही उसकी मृत्यु हुई थी, जिसके बाद उसका बेटा महेंद्रपाल जो था वो शासक बना था। तो यहाँ पर हमारा जो कथन सही है, तीनों कथन सही है, उत्तर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महादवी विचारधारा। कहा गया है कि ये जो महादवियों का मानना है कि हर युग में पैगंबर के परिवार से एक व्यक्ति जन्म लेता था तथा धर्म को आगे बढ़ाएगा, ऐसा महदवियों का मानना था। और भारत में जौनपुर के सैयद मोहम्मद ने स्वयं को महदवी घोषित किया था और परंपरावादी सुन्नी मुसलमानों को महदवी में आस्था थी। तो यहाँ पर जो उत्तर सत्य है वो केवल कथन 1 और 2 हो जाएगा, तीसरा गलत है क्योंकि सुन्नी मुसलमानों को महदवी में आस्था नहीं थी। उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहार साम्राज्य के संबंध में कहा गया है कि 9वीं सदी के मध्य से लेकर 10वीं सदी के मध्य तक की जो अवधि थी इसमें उत्तर भारत में प्रतिहारों का प्रभुत्व रहा था और बगदाद निवासी अल-मसूदी ने 1015 से 1016 ईस्वी में गुजरात की यात्रा की थी और अल-मसूदी ने ही ये बताया था कि प्रतिहार साम्राज्य की सेना में 4 डिविजन्स हैं, जिसमें उत्तर की सेना मुल्तान के खिलाफ लड़ती थी और प्रतिहारों और सिंध के अरब शासकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। तो यहाँ पर जो हमें सही कथन है वो बताना है। पहला और तीसरा जो कथन है वो हमारा सत्य है। ठीक है, दूसरा गलत है क्योंकि अल-मसूदी का जो कार्यकाल था वो 915-16 में आए थे। ठीक है, जब ये गुजरात की यात्रा की थी वो 915-16 था और प्रतिहारों और सिंध के अरब शासकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे, इसलिए कथन भी गलत हो जाएगा। उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के कारण बताए गए हैं, हमें बताना है कौन कौन सा इनके विघटन का कारण है। पहला कहा गया है राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय का 915 और 918 ईस्वी पर कन्नौज पर आक्रमण किया गया था इनके द्वारा, ये कारण। उसके बाद कहा गया है गुजरात तथा वहाँ से होने वाला जो समुद्री व्यापार था वो राष्ट्रकूटों के हाथों में चला गया था और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय का 963 ईस्वी में प्रतिहारों पर हमला, ये सारे कारण थे इनके विघटन के। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश के संबंध में कहा गया है पालू और प्रतिहारों के शासनकाल में दक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश शासन करता था। उसके बाद कहा गया है इनकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी इस राजवंश की और इन्होंने शोलापुर के निकट मान्यखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। फिर कहा गया है गुजरात और मालवा पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रतिहारों से संघर्ष होता रहा। उसके बाद वेंगी के पल्लवों और कांची के चालुक्यों से इनका संघर्ष हुआ। देखिए यहाँ पर हमको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो 1, 2 और 3 ये सही है। आपको चौथा भी लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। वेंगी के चालुक्य थे और पल्लव कांची के पल्लव थे। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी माइन्यूट सी होती हैं जिनको हमें ध्यान से देखना होता है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 4 लिखा है लेकिन ये डी होगा, 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य से संबंधित कहा गया है गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट में सबसे महान राजा हुए। अमोघ वर्ष ने राजनीति पर कन्नड़ की प्रथम कृति की रचना की थी, कन्नड़ में इन्होंने लिखी थी किताब। और उसके बाद भारत की यात्रा करने वाले अल-मसूदी के अनुसार वल्लभ राज भारत का सबसे प्रतापी राजा था। तो ये तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, उत्तर हो जाएगा बी। देखिए ऐसे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि अमोघ वर्ष ने या किस शासक ने कन्नड़ में लिखी थी कोई पुस्तक, तो वो अमोघ वर्ष थे। और भारत की यात्रा करने वाले अल-मसूदी जो थे इनके अनुसार वल्लभ राज भारत का सबसे प्रतापी राजा था। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अल-मसूदी के हिसाब से कौन था। तो ये पॉइंट्स काफ़ी ध्यान से देखते हुए चलिएगा,
ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न फिर से राष्ट्रकूट राजाओं के धर्म स्थापत्य और साहित्यिक पहलू के संबंध में है। कहा गया है दक्कन में 10वीं सदी के अंत तक ये कायम रहा था और इनके विचारों में ये काफ़ी कट्टर थे और इन्होंने शैव धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को प्रश्रय ही नहीं दिया था। और कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनवाया था और महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और उनके जो पुत्र थे राष्ट्रकूट दरबार में ही रहते थे। यहाँ पर जो हमारा कथन सत्य है वो पहला, तीसरा और चौथा है, क्योंकि राष्ट्रकूट जो थे वो विचारों में कट्टर नहीं थे। इन्होंने न केवल शैव बल्कि वैष्णव धर्म, जैन धर्म सभी को प्रश्रय दिया था। उत्तर जो होगा सही हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट, पाल व प्रतिहार प्रशासन व्यवस्था के संबंध में हमें कथन बताए गए हैं। पहला कथन कहा गया है कि साम्राज्य के कुछ प्रदेशों का प्रशासन प्रत्यक्षतः केंद्र से किया जाता था और कुछ का प्रशासन मातहत सरदारों के हाथों में था। फिर जो आंतरिक मामले थे इनके संबंध में मातहत सरदार जो थे वो स्वशासी होते थे और सरदारों को राजा को कर या नजराना देना पड़ता था और सेवा में निर्धारित संख्या में सैनिक सुलभ प्रोवाइड करवाने होते थे जब जरूरत हो। तो यहाँ पर ये तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पाल और प्रतिहार साम्राज्य में शासन व्यवस्था के संबंध में। कहा गया है प्रत्येक शासित प्रदेश भुक्ति, मंडल और विषय में विभाजित थे। भुक्ति का शासक कौन था? उपरिक। और विषय का था विषयपति। उसके बाद कहा गया है उपरिक से भू राजस्व वसूली करने की आशा की जाती थी, परंतु भुक्ति में शांति व्यवस्था का दायित्व केंद्रीय प्रशासन का था और इस काल में छोटे छोटे सरदारों को सामंत या भोगपति कहते थे। तो यहाँ पर जो हमारा सत्य हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4। तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर भुक्ति में शांति व्यवस्था का जो दायित्व था वो केंद्रीय प्रशासन के पास नहीं था। ठीक है, इन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वहां पर शांति को भी स्थापित करें। उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट साम्राज्य के शासन से। कहा गया है प्रत्येक शासित राष्ट्र प्रदेश जो था वो राष्ट्र, विषय और भुक्ति में बटे हुए थे। फिर राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता था और भू राजस्व वसूल करने और शांति व्यवस्था कायम करने का इनका अहम कार्य था। फिर कहा गया है विषय जो थे वो आधुनिक जिले के समान थे और भुक्ति उसे छोटी इकाई थी उससे। तो यहाँ पर भी तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी। अगला प्रश्न फिर से जो राष्ट्रकूट साम्राज्य है उसके ग्राम प्रशासन व्यवस्था से है। कहा गया है गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई थी जिसका प्रशासन मुखिया या पटवारी द्वारा चलाया जाता था। मुखिया और पटवारी को जो पद था वो चुनाव द्वारा भरे जाते थे। मुखिया के कामकाज में सहायता करने के लिए ग्राम महाजन या ग्राम महत्तर होते थे। उसके बाद कहा गया है कि कई क्षेत्रों में विद्यालयों, तालाबों, मंदिरों और सड़कों की देखरेख के लिए ग्राम समितियां होती थी। तो यहाँ पर जो हमारा सही है वो 1, 3 और 4 हो जाएगा। मुखिया और पटवारी के चुनाव जो पद पर होता था वो चुनाव से नहीं भरा जाता था। ठीक है, तो उत्तर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट कालीन शहरी शासन व्यवस्था के संबंध में कथन दिए हुए हैं। पहला कहा गया है कि शहरों में तालाबों, मंदिरों, विद्यालयों और सड़कों की देखरेख के लिए समितियां होती थी। फिर कहा गया इन समितियों में विभिन्न श्रेणियों के प्रधान शामिल होते थे। शहरी इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? कोष्टपाल या कोतवाल की होती थी, ऐसा कहा गया है। फिर कहा गया है नाट गबुंडो या देश ग्रामकूटों का उदय इसी काल में हुआ था जो कि दंडाधिकारी होते थे। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत होगा। यहाँ पर देखिए नाट गाबुंडो या जो देश ग्रामकूटों का उदय हुआ था इस काल में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये दंडाधिकारी नहीं थे, ये कौन से अधिकारी थे? राजस्व अधिकारी थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हमने देख लिया है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य के संबंध में कहा गया है कि चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी और आरंभ में ये लोग जो थे पांड्यों के सामंत थे। फिर कहा गया एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया गया था इनके द्वारा और नौसेना के द्वारा इन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का जो समुद्री व्यापार का मार्ग प्रशस्त कर दिया था और इनकी जो नौसेना थी इसकी मदद से इन्होंने श्रीलंका और मालदीव को भी जीत लिया था। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। पहला गलत है क्योंकि पांड्यों के नहीं थे, ये थे पल्लवों के सामंत। ठीक है, तो उत्तर जो होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल राजा था राजराज, इसके संबंध में कहा गया है
कि चोल राजाओं में सबसे समृद्ध राजराज और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। राजराज ने चेरों और पांड्यों को परास्त किया था। फिर कहा गया है इन सैन्य कार्यवाहियों का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश थे उनसे होने वाले व्यापार पर नियंत्रण करना था। उसने श्रीलंका पर चढ़ाई की थी और मालदीव को भी जीता था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा, ये चारों ही कथन बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये चोल राजाओं के संबंध में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको फिर से देख लीजिए। चोल राजाओं में सबसे समृद्ध राजराज और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। इन्होंने राजराज ने चेरों और पांड्यों को परास्त किया था और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण करना था इनका सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य। श्रीलंका पर चढ़ाई की थी और मालदीव को भी जीता था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। राजराज द्वारा मंदिर निर्माण के संबंध में कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि राजराज और राजेंद्र प्रथम अनेक स्थानों पर अपने विजयों की स्मृति हेतु शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए थे इन्होंने। उसके बाद कहा गया है इनमें सबसे प्रसिद्ध कौन था? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, जो 1010 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। फिर कहा गया है चोल शासकों ने इन मंदिरों की दीवारों पर अपनी जीतों से संबंधित लेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो यहाँ पर हमारा जो कथन सही होगा वो तीनों कथन सही है, यानी कि राजराज और राजेंद्र प्रथम ने अनेक स्थानों पर अपने विजयों की स्मृति में शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए। और तंजौर का जो प्रसिद्ध मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, ये 1010 ईस्वी में स्थापित हुआ था, पूर्ण हुआ था। और चोल शासकों ने जो इन मंदिरों की दीवारों पर अपनी जीतों का भी उल्लेख किया था, इनको उत्कीर्ण किया था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि आपको याद रहे, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है हमारा राजेंद्र प्रथम से संबंधित और श्री विजय साम्राज्य के संबंध में कथन दिए गए हैं। कहा गया है जो राजेंद्र प्रथम थे इन्होंने गंगाई कोंड चोल की उपाधि ली थी और इन्होंने कृष्णा नदी के तट पर गंगाई कोंड चोलापुरम नाम से अपनी राजधानी बसाई थी। फिर कहा गया है राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य पर भी चढ़ाई की थी और शैलेंद्र शासकों ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाया था और उसके खर्च हेतु राजेंद्र ने एक गांव दान में दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो पहला कथन सही है, तीसरा और चौथा सही है। राजेंद्र प्रथम ने कृष्णा नदी के तट पर नहीं बनाया था, ये बनाया था कावेरी नदी के तट पर। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा चोल राजाओं के पड़ोसी राज्यों से संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि राष्ट्रकूटों के पतन के बाद उनके स्थान पर आने वाले चालुक्यों का भी संघर्ष चोलों से होता रहा था। चोल राजाओं ने श्रीलंका के शासकों की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को बर्बाद कर दिया था। फिर कहा गया है 13वीं सदी के अंत में उनका पतन आरंभ हुआ तथा उसका स्थान किसने? काकतीय वंश ने ले लिया। तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा कथन सही है। यहाँ पर काकतीय वंश ने नहीं लिया था, यहाँ पर पांड्यों और होयसलों ने लिया था इनका स्थान। ठीक है, तो उत्तर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस प्रश्न में बात की गई है कि चोल साम्राज्य में शासन और सैन्य व्यवस्था। चोलों की सेना 3 अंगों में विभाजित थी, हस्ती, अश्वारोही और पैदल सेना। चोल नौसेना बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सबसे मजबूत थी, इसीलिए ये जो बंगाल का खाड़ी क्षेत्र है इसको चोल झील भी कहते हैं। चोल साम्राज्य मंडलों में विभाजित था तथा मंडल जो थे वो वलनाडु और नाडु में विभाजित थे। तो यहाँ पर फिर से हमारे तीनों कथन सही हो जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है चोल साम्राज्य में आधारभूत व्यवस्था तथा भू राजस्व व्यवस्था। कहा गया है व्यापारियों की कुछ बड़ी बड़ी श्रेणियां जावा और सुमात्रा के साथ व्यापार करती थी। अगला कथन है कि चोलों ने कावेरी तथा अन्य नदियों का प्रयोग कर सिंचाई की समुचित व्यवस्था की थी। उसके बाद कहा गया है कि कुछ चोल शासकों ने भूमि से प्राप्त राजस्व में हिस्सेदारी का निर्धारण करने के उद्देश्य से भूमि का सर्वेक्षण कराया था। फिर भूमि कर के अलावा चोल शासकों ने व्यापारिक चुंगी तथा पेशों पर लगाए जाने वाले कर के द्वारा भी संग्रहण किया था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा, ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं, सही कथन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य में ग्राम स्वशासन के बारे में। कहा गया चोल साम्राज्य के जो गांव थे वो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था पाई जाती है वहां पर। उसके बाद कहा जाता है वहां के अभिलेखों में ग्राम प्रशासन हेतु उर और सभा का उल्लेख मिलता है। सभा या महासभा क्या होती थी? गांव के आम लोगों की सभा। और उर क्या होती थी? ब्राह्मण गांव के वयस्क सदस्यों की सभा। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा इंटरचेंज हो जाएगा, ये इनकी आपस में अदला बदली हो जाएगी। सभा या महासभा ब्राह्मण जो होते थे गांव के वयस्क सदस्य, ब्राह्मण गांवों के वयस्क सदस्य वो होते थे, और उर कौन होते थे? गांव के आम लोगों की सभा होती थी। तो यहाँ पर जो सत्य है वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, 1 और 2। ये उर और महासभा वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है।
और चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला। कहा गया है इस समय पर जो मंदिर निर्माण की शैली थी वो दक्षिण भारत में लोकप्रिय हुई और उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है, और इसमें एक के ऊपर एक कई मंजिलों का निर्माण हुआ जिसे शिखर शैली कहलाया जाता है। फिर कहा गया है कि मंदिर का जो मुख्य भवन के सामने स्तंभों पर बना हुआ एक विशाल कक्ष होता था उसे मंडप कहते थे, और मंडप का प्रयोग श्रोता कक्ष के रूप में होता था, और उत्सवों में वहाँ पर देवदासियाँ नृत्य करती थी। तो यहाँ पर असत्य बताना है हमको, तो ये जो असत्य कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये शिखर शैली नहीं, ये हो जाएगी विमान शैली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चोलकालीन द्रविड़ मंदिर कला के संबंध में कहा गया है। पहला पॉइंट है कि कभी कभी मुख्य मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाया जाता था, और इस परिक्रमा पथ में मंदिर के मुख्य देवता की मूर्तियां भी होती थी। उसके बाद मंदिर चार दीवारी से घिरा होता था जिसमें जगह जगह ऊंचे द्वार बने होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। फिर मंदिरों का खर्च चलाने के लिए आमतौर पर क्या होता था कि उन्हें राजस्व मुक्त भूमिदान दिया जाता था। तो यहाँ पर हमें फिर से असत्य कथन की पहचान करनी है, तो जो असत्य कथन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि परिक्रमा जो पथ था वहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति नहीं रखी जाती थी। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। आरंभिक मध्यकाल में भारत के विदेशी वाणिज्य व्यापार की स्थिति से संबंधित पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले में कहा गया है भारत में 7वीं से 10वीं शताब्दी व्यापार गतिहीनता का काल था, गतिहीनता एक साथ होगा। उसके बाद कहा गया है इस गतिहीनता का कारण पश्चिम में अरब साम्राज्य का पतन था। फिर कहा गया है सासानी साम्राज्य के पतन के कारण भी भारत के विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, और इसके परिणाम स्वरूप 8वीं से 10वीं सदी तक भारत में सोने के सिक्कों का अभाव उत्पन्न हो गया। यहाँ पर हमारा पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, क्योंकि इस गतिहीनता का कारण पश्चिम में अरब साम्राज्य का पतन नहीं था। ठीक है, तो दूसरा कथन नहीं सही होगा। उत्तर हमारा हो जाएगा 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 8वीं से 12वीं सदी के बीच भारत की व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में। कहा गया है चीन में भारतीय कपड़ों, सुगंधियों और मसालों की मांग के कारण उनका भारत के साथ व्यापार बढ़ गया था। 9वीं और 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तथा चीन के बीच में व्यापार में वृद्धि देखी गई थी। 10वीं सदी से उत्तर भारत में विदेशी व्यापार का फिर से पुनरुत्थान हुआ था, और व्यापार के इस पुनरुत्थान से सर्वाधिक लाभ केवल भारत के पूर्वी क्षेत्रों को हुआ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, क्योंकि व्यापार के इस पुनरुत्थान से जो सबसे ज़्यादा लाभ मिला था वो मिला था मालवा को और गुजरात को, ना कि पूर्वी क्षेत्रों को। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन व्यवसाय संगठन या श्रेणी के संबंध में पॉइंट्स दिए गए हैं। कहा गया इन श्रेणियों में आमतौर पर एक ही जाति के लोग होते थे, और इनके कार्य करने के अपने नियम होते थे जिनका पालन करना इनके सदस्यों को कर्तव्य होता था। फिर जो इनके सदस्य थे उनको ऋण लेने और देने तथा अनुदान प्राप्त करने का भी अधिकार होता था। फिर कहा गया है कि पूर्व मध्यकाल में व्यापार ह्रास होने के कारण इन व्यवसायी संगठनों की जो संख्या थी वो कम हो गई। तो इसमें जो हमारा सत्य कथन होगा वो दूसरा, तीसरा और चौथा होगा। पहला गलत होगा, क्योंकि इनमें आमतौर पर एक ही जाति के लोग नहीं होते थे बल्कि विभिन्न जातियों के लोग शामिल होते थे। उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मध्यकाल के संबंध में कहा गया है कि इस समय में रचित धर्मशास्त्रों में मंजू उगने वाले क्षेत्र और काला चिंकारा के विचरण क्षेत्र के बाहर यात्रा पर निषेध लगाया गया था, और इसका उद्देश्य भारतीयों को पश्चिम में इस्लाम प्रधान और पूर्व में बौद्ध धर्म प्रधान क्षेत्रों में जाने से रोकना था। फिर कहा गया है कि भारतीय व्यापारी श्रेणियों में सबसे विख्यात मणिग्रामन और नानदेसी की श्रेणियां थी। उसके बाद चावल की सिंचित खेती की भारतीय विधि का प्रचार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हुआ था। यहाँ पर ये चारों कथन बिल्कुल सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में भारत और चीन के मध्य व्यापार के संबंध में कहा गया है कि जावा, सुमात्रा आदि की यात्रा के लिए मुख्य बंदरगाह केरल का कालीकट बंदरगाह था। रोम साम्राज्य के पतन के बाद चीन जो था वो हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन गया था। चीनी लोग भारत में मसाले व जड़ी बूटियों का आयात करते थे। उसके बाद भारत पश्चिम एशिया तथा चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए एक प्रांगण के रूप में कार्य करता था। देखिए, दूसरी, तीसरी और चौथी बातें सही हैं, लेकिन जावा, सुमात्रा के लिए मुख्य बंदरगाह केरल का कालीकट ना होकर बंगाल का कौन सा हो गया था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं।
मध्यकाल में भारत और चीन के मध्य जो व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध थे उससे संबंधित पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले में कहा गया है चीन में विदेशी व्यापार के लिए मुख्य समुद्री बंदरगाह कैंटन था और 10वीं सदी के अंत और 11वीं सदी के शुरुआत में चीनी दरबार में भारतीय भिक्षुओं की संख्या सबसे ज़्यादा रही है इतिहास में। उसके बाद कहा गया है कि चीनी सम्राटों के दरबार में बंगाल के पालों और सेन और पश्चिम भारत के चालुक्यों और गुर्जरों ने कई दूत मंडल भेजे थे। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो पहला और दूसरा है। तीसरा गलत है क्योंकि इस चीनी सम्राट के दरबारों में जो सबसे ज़्यादा भेजे थे वो बंगाल के पालों और सेनों ने भेजे थे। उसके बाद दक्षिण भारत के पल्लवों और चोलों ने भेजे थे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकालीन जहाज निर्माण कला के संबंध में कहा गया है कि दक्षिण भारत, उड़ीसा, बंगाल और गुजरात में कई गोदियां थी जहां पर जहाज बनाने का काम किया जाता था। भारतीय जहाज जो थे वो अरब और चीनी जहाज़ों के सामने टिक नहीं पाए क्योंकि वे अधिक बड़े और द्रुतगामी थे। चीनी जहाज़ों के अधिक विकसित होने का एक महत्वपूर्ण कारण उनमें आरंभिक ढंग के मेरिनर कंपस का प्रयोग था। तो यहाँ पर ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा सी। फिर कहा गया है मध्यकाल के संबंध में किस वर्ग के लोगों को सामंत, राणक या राउत की उपाधि दी गई थी। पहले में कहा गया है सरकारी ओहदेदार जिन्हें नकद भुगतान के बदले अधिक परिमाण में गांव दिए गए थे। उसके बाद कुछ पराजित राजा और उनके समर्थक जो कुछ सीमित इलाकों के राजस्व का उपभोग करते थे। फिर वंशानुगत सरदार जिन्होंने सशक्त समर्थकों की सहायता से सीमित क्षेत्रों में अपनी सत्ता कायम कर ली थी या जनजातियों या कुल के नेताओं द्वारा हासिल की गई ऐसी हैसियत। तो यहाँ पर फिर से हमारे ये चारों कथन सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इन चारों को ही मध्यकाल में इन सभी लोगों को सामंत, राणक और राउत की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा भारत में फ्यूडल साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है ये केवल राजस्व का निर्धारण और वसूली करते थे, प्रशासनिक और न्यायिक कार्य नहीं करते थे और ये राजा की अनुमति के बिना अपने लोगों को उप जागीर बांट सकते थे। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा सत्य यहाँ पर हमें बताना है सत्य है। तो जो सत्य है वो इनमें से कोई भी सत्य नहीं है क्योंकि ये केवल राजस्व का निर्धारण नहीं करते थे। ठीक है, और वे प्रशासनिक और न्यायिक कार्य नहीं करते थे बल्कि ये करते थे, इसलिए भी गलत हो गया है। और राजा की अनुमति के बिना ये उप जागीर बांट सकते थे, ये बात भी गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्यूडल समाज के विकास में क्या क्या प्रभाव देखने को मिले। कहा गया है कि राजा की स्थिति कमजोर हुई और वे फ्यूडल सरदारों पर ज़्यादा निर्भर हो गया था। फिर कहा गया है ये जो फ्यूडल राज्य व्यापार के रास्तों में रुकावट डालते थे और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इन्होंने महत्व दिया। फिर कहा गया ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था को इन्होंने मजबूत बनाया और इनके कारण शांति व सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई। तो हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला और दूसरा प्रभाव देखने को मिलता है लेकिन तीसरा और चौथा बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है क्योंकि ना ही ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था को मजबूती मिली और ना ही इससे शांति सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है मध्यकालीन फ्यूडल समाज में लोगों की अवस्था के संबंध में कहा गया है मंत्री और अधिकारी फ्यूडल सरदार एक राजा की तरह शानो शौकत से रहते थे और रहने के लिए भव्य भवनों को भी बनाते थे। वो महासामंता अधिपति जैसी बड़ी बड़ी उपाधि धारण करते थे और इनके पास अपने ध्वज, छत्र, संवर आदि प्रतीक हुआ करते थे। किसानों से राजस्व के रूप में उनके उपज के 5वें हिस्से की मांग की जाती थी तथा चारागाह कर, तालाब कर जैसे कर भी वसूले जाते थे। तो यहाँ पर जो हमारा सही है वो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा गलत है क्योंकि उपज का 5वां नहीं 6ठा भाग लिया जाता था। ठीक है, उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मध्यकालीन समाज में जाति व्यवस्था के संबंध में कहा गया है इस काल में जो स्मृतिकार शूद्रों के सामाजिक तथा धार्मिक निर्योग्यता के संबंध में पूर्ववर्ती स्मृतिकारों से उदार हुए। उसके बाद कहा गया है कि इस समय पर अंतरजातीय विवाह को मान्यता मिलनी शुरू हो गई थी। अंतरजातीय दंपत्ति से उत्पन्न संतान की जो जाति होती थी उसका पिता के द्वारा निर्धारित की जाती थी। उसके बाद इस काल में कारीगरों व दस्तकारों की कुछ श्रेणियों को जाति का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो है केवल चौथा। इसमें हमको असत्य बताना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन बिल्कुल गलत हैं।
उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फिर आरंभिक मध्यकाल में राजपूतों के संबंध में कहा गया है, ये एक वैदिक कालीन क्षत्रियों की जाति थी जो उस समय पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही थी। फिर कहा गया है कुछ राजपूत कुल अपने को महाभारत में उल्लिखित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों से जोड़ते हैं, और प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी का कहना था कि इनका उद्भव यज्ञ अग्नि से हुआ था। ठीक है। इनमें से कई के पूर्वज सीथियाई और हूण थे जो अशोक के काल के बाद यहाँ भारत में आकर बस गए थे। तो फिर से हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो जो कथन असत्य है वो हो जाएगा हमारा पहला और चौथा, क्योंकि ये वैदिक कालीन क्षत्रियों की जाति नहीं थी। ठीक है। और ये अशोक के काल में नहीं, हर्ष के काल में भारत में आए थे। उत्तर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 4 असत्य हैं। फिर कहा गया है पूर्व मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की अवस्था के संबंध में कहा गया, इस काल में स्त्रियों की दशा में सुधार आना शुरू हो चुका था और मत्स्य पुराण में पति को गलती करने वाली पत्नी को कोड़ों से पीटने का अधिकार दिया गया है। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो गया था और लड़कियों के लिए विवाह की उम्र अधिक कर दी गई थी, जिससे उनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना सुलभ हो गया। देखिए यहाँ पर बात पूर्व मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की अवस्था से की जा रही है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको याद आएगा कि इस समय पर भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों ही असत्य हैं, क्योंकि इस समय पर इनकी जो अवस्था थी उसमें कोई सुधार नहीं देखा गया। यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व मध्यकालीन भारत में स्त्रियों के विवाह और संपत्ति के अधिकार के संबंध में कथन दिए गए हैं। कहा गया है स्मृतियों का विधान था कि माता पिता को रजस्वला शुरू होने से पहले कन्या का विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद कहा गया स्त्री के पुनर्विवाह की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जाती थी। इतना सब कुछ स्ट्रिक्ट था। उसके बाद कहा गया है स्त्रियों के संपत्ति से संबंधित अधिकारों में इस काल में वृद्धि देखी गई और फ्यूडल समाज में संपत्ति संबंधित विवाद बढ़ने से सती प्रथा में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में सही कथन जो है वो हो जाएगा हमारा 1, 3 और 4। ठीक है। 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर कहा गया है कि पूर्व मध्यकाल में भारतीयों के पोशाक के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है सामान्यतः जो पुरुष होते थे वो धोती और अंगरखा पहनते थे और स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती थी। उत्तर भारत में उच्च वर्ग के लोग लंबा कोट, पैजामा और जूते भी पहनते थे। कपड़ा बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता था, परंतु उच्च वर्ग के लोग रेशमी वस्त्र और मलमल का भी इस्तेमाल करते थे। अरब यात्रियों के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों को धारण करते थे। ये चारों कथन बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत में खान पान संबंधित प्रवृत्तियां। कहा गया है कि जो लोग थे वो सामान्यतः शाकाहारी थे, किंतु कुछ अवसरों पर स्मृतिकारों का कहना है कि वो मांसाहार भी उचित मानते थे। फिर अरब लेखकों ने बताया है कि मादक पदार्थ का सेवन भारत में सामान्य बात थी और स्मृतिकारों ने ऊपर के 3 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए मदिरापान को निषिद्ध किया था। फिर राजसी वर्ग में पासे का खेल, शिकार और पोलो मनोरंजन के साधन थे। तो यहाँ पर जो हमारा सत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, ये गलत है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में पूर्व मध्यकालीन शिक्षा पद्धति के बारे में बताया गया है। कहा गया है जन शिक्षा की कोई कल्पना नहीं की गई थी इस समय पर और कभी कभी मंदिर भी उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य को सामान्यतः गुरु के घर जाना पड़ता था और उनके साथ ही रहना पड़ता था और अध्ययन के मुख्य विषय वेद और व्याकरण थे। फिर कहा गया शिल्प या किसी पेशे की शिक्षा देने का दायित्व श्रेणियों पर था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है, ये तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। तीनों नहीं बल्कि 5 कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा सभी। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है पूर्व मध्यकालीन भारत में बौद्ध शिक्षा केंद्रों के संबंध में। कुछ बौद्ध विहार जो थे वो धर्म संबंधित विषयों को प्रधानता देते थे और धार्मिक शिक्षा देते थे। फिर कहा गया बिहार का नालंदा, विक्रमशिला, उद्दंडपुरी कुछ ऐसे ही बौद्ध विहार थे। यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निःशुल्क होती थी। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है, पहला गलत है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा सही सी। देन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत में शिक्षा केंद्रों और मठों के संबंध में इसमें कहा गया है
कश्मीर देश का दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था, जहां पर शैव पंथ और शिक्षा का केंद्र विकास हुआ और शिक्षा केंद्र का विकास हुआ। उसके बाद कहा गया दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण मठों की स्थापना हुई, जैसे मदुरई और श्रृंगेरी मठ। फिर कहा गया है ये सब विद्या केंद्रों का काम करते थे और जहां धर्म और दर्शन से संबंधित वाद विवाद और शास्त्रार्थ होते थे। उसके बाद दर्शन की शिक्षा तब तक पूरी नहीं मानी जाती थी जब तक कि शिक्षार्थी देश के विभिन्न केंद्रों में जाकर शास्त्रार्थ नहीं कर लेता था। तो यहाँ पर फिर से सारे कथन सही है, हमारे उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारा पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, आपको काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी अगर आप इसको ध्यान से देखते हुए चलें। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। 66वें प्रश्न पर आ गए हैं। इसमें कहा गया है पूर्व मध्यकालीन भारत में विज्ञान के विकास से संबंध में हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। कहा गया है कि इस समय देश में विज्ञान के विकास की गति धीमी हो गई थी। शव की चीड़फाड़ को निम्न दर्जे का कार्य मानने के कारण शल्य चिकित्सा में गिरावट आई थी और ज्योतिष व खगोल विज्ञान में काफ़ी विकास देखने को मिला। और इस काल में द्वितीय भास्कर की रचना लीलावती दीर्घ काल तक गणित हेतु मानक ग्रंथ बना रहा। तो यहाँ पर जो हमारा असत्य कथन है वो है सी, क्योंकि ज्योतिष और खगोल विज्ञान में विकास देखने को इस समय पर नहीं मिला था। फिर आता है हमारा 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत में धार्मिक आंदोलन। कहा गया है इस काल में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म तीनों का ह्रास हुआ। उसके बाद इस समय पर बौद्ध धर्म पूर्वी भारत तक सिमट कर रह गया था। गुजरात के चालुक्यों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था और गोरखनाथ के अनुयायी नाथपंथी कहलाए। तो यहाँ पर जो हमारा सत्य है वो है 2, 3 और 4। पहला कथन गलत है, क्योंकि इस काल में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का ह्रास नहीं हुआ था, केवल बौद्ध और जैन का हुआ था। हिंदू में इस समय पर हमें भक्ति आंदोलन देखने को मिलता है और शंकराचार्य का उदय होता है। ठीक है, तो इनका हिंदुओं का ह्रास नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जैन धर्म के प्रचार प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कहा गया कर्नाटक का जो गंग वंश था इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया और इस काल में कई स्थानों पर जैन बसाड़ी और महास्तंभ स्थापित किए गए। श्रवण बेलगोला की 18 मीटर ऊंची विशालकाय मूर्ति इसी काल में स्थापित हुई थी और माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर था ये पाल शासकों ने बनवाया था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा ये होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर था ये पाल शासक कैसे बनवा सकते हैं जब हमें पता है कि ये तो बंगाल वाले क्षेत्र में थे। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था, ये जल्दी से आप बताइए किसने बनवाया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब तक 8वीं से 12वीं सदी के मध्य हिंदू धर्म के प्रसार के संबंध में कहा गया है शिव और विष्णु मुख्य देवता बन गए थे और उनकी प्रधानता की घोषणा हेतु कई मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। बहुत से स्थानीय और जनजातियों के देवी देवताओं का समावेश हिंदू देवी देवताओं के समूह में कर लिया गया था। जो देवताओं की पत्नियां थीं उन्होंने अपने पतियों के मुकाबले प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था, जैसे तारा और दुर्गा। उसके बाद धार्मिक पुनरुत्थान से ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई थी, जिसकी प्रतिक्रिया में धार्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सत्य होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये चारों ही कथन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संबंध में। इसमें कहा गया है इस आंदोलन की शुरुआत नैनार और अलवार संतों ने की थी और इस आंदोलन में धर्म को भक्त और उसके भगवान के बीच प्रेम संबंध के रूप में परिभाषित किया गया और इन संतों की बोलने और लिखने की भाषा संस्कृत और तमिल थी और ये सभी संत निम्न जातियों से संबंधित थे और कुछ स्त्री संत भी इसमें शामिल थी। तो यहाँ पर हमारा जो सही कथन हो जाएगा वो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि तमिल और तेलुगु भाषा होंगी और जो चौथा है वो इसलिए गलत होगा क्योंकि सभी संत निम्न जातियों के नहीं थे, कुछ ब्राह्मण जाति के भी संत थे। इसलिए उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। लिंगायत या वीर शैव आंदोलन, इससे संबंधित कहा गया है इसके संस्थापक बासव और उसका भतीजा चन्ना बासव थे और इसका उद्भव 10वीं सदी में तमिलनाडु में हुआ था। लिंगायत शिव के उपासक थे और जाति प्रथा का विरोध करते थे। तो यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये 12वीं सदी में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। उत्तर यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन ए।
देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है रामानुज और शंकर के संबंध में। कहा गया है शंकर का जन्म कर्नाटक में 9वीं सदी में हुआ और शंकर के दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार ईश्वर और उसकी सृष्टि एक ही है। और रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त के लिए ईश्वर के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण भगवान कृपा है। उसके बाद कहा गया है चौथे कथन में कि रामानुज द्वारा प्रवर्तित परंपरा का अनुसरण दक्षिण भारत में माधवाचार्य द्वारा, माधवाचार्य और उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हमारा जो कथन सही होगा वो हो जाएगा तीसरा और चौथा। ठीक है, क्योंकि इनका जन्म कर्नाटक में नहीं केरल में हुआ था, पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने दर्शन द्वैतवाद नहीं दिया था, इन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया था। तो उत्तर जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1000 से 1200 ईस्वी के मध्य में अब्बासी खिलाफत के संबंध में कथन दिए गए हैं। कहा गया है 9वीं सदी के अंत में अब्बासी खिलाफत पतोन्मुखी हो गया था और इसका स्थान तुर्कों द्वारा शासित राज्यों ने ले लिया था। और जो अब्बासी साम्राज्य था उसमें जो सेनापति अपने लिए स्वतंत्र क्षेत्र कायम कर लेता था उन्हें क्या कहा जाता था, अमीर उल उमरा की उपाधि दे दी जाती थी। और इन शासकों ने पहले तो अमीर की और बाद में सुल्तान की पदवी धारण की थी। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही हो जाएगा वो चारों ही कथन सही है, उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा फिर से 1000 से 1200 ईस्वी के मध्य में तुर्कों के आक्रमण तकनीक और उत्तर पश्चिम में भारत में राजनीतिक स्थिति के संबंध में। कहा गया है तुर्कों की लड़ाई का जो मुख्य तरीका था वो तेजी से आगे बढ़ना और तेजी से पीछे हटना था। फिर शत्रु की मुख्य सेना से दूर पड़ गई कोई टुकड़ी को वे साफ कर देते थे। उसके बाद कहा गया गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य टूट चुका था और उत्तर भारत में राजनीतिक अनिश्चितता आ चुकी थी। उसके बाद भारत में आपसी संघर्ष की वजह से उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्कों के उदय पर किसी अन्य शासक ने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर फिर से ये चारों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अल्पतगीन और महमूद गजनी के संबंध में। अल्पतगीन एक तुर्क गुलाम था जिसने गजनी को राजधानी बनाया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सामानी राज्य के पतन के बाद महमूद गजनी गद्दी पर बैठा था और महमूद स्वयं को ईरान के पौराणिक राजा अफरासियाब का वंशज मानता था। तो यहाँ पर फिर से तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। देन महमूद गजनी के संबंध में फिर से दिया गया है। कहा गया है महमूद ने 1001 से 1027 तक मध्य भारत के मध्य 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। और इनका उद्देश्य क्या था इन आक्रमणों का, कि उत्तर भारत के क्षेत्र को गजनवी साम्राज्य में मिलाना। उसके बाद कहा गया है उसने अपने आप को बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया था और 1025 ईस्वी में कन्नौज और 1018 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा कथन सही है। एक और तीसरा कथन सही है, यानी पहला और तीसरा कथन सही है। इनको गजनवी साम्राज्य में नहीं मिलाना था, सिर्फ लूटना था उद्देश्य इनका। ठीक है, और ये जो है ये दोनों ही आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि 1018 में हुआ था कन्नौज पर आक्रमण और सोमनाथ पर हुआ था 1025 पे। उत्तर यहाँ हो जाएगा 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। 8वीं से 12वीं सदी के बीच में जो उदय हुआ था राजपूत राजाओं का, उसमें के संबंध में कहा गया है प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ था। उसके बाद इनमें सबसे महत्वपूर्ण कन्नौज के गहरवाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान को बताया गया है। कन्नौज के जो गहरवाल थे इन्होंने पालों को बिहार से निकाल दिया था और पटना को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और इस काल में कहा गया है अजमेर के चौहान अपना विस्तार गुजरात, दिल्ली तथा पंजाब की ओर कर रहे थे। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तीसरा गलत है क्योंकि इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी पटना को नहीं बल्कि बनारस को बनाया था। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 10वीं से 12वीं सदी के मध्य उत्तर भारत में जो निर्मित मंदिर थे उनसे रिलेटेड। कहा गया उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है ये। इस युग में मंदिर निर्माण हेतु प्रयुक्त शैली को नागर शैली कहा गया और इस शैली के मंदिरों के निर्माण में मुख्य केंद्र उत्तर भारत और दक्कन थे। और इस शैली की मुख्य विशेषता क्या बताई गई है, गर्भगृह के ऊपर गुम्बद नुमा छत। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही कथन बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा नागर शैली के तहत निर्मित कुछ मंदिरों के संबंध में। कहा गया है इस शैली के सबसे अच्छे नमूने जो हैं वो खजुराहो के मंदिर और उड़ीसा के भुवनेश्वर के मंदिर में मिलते हैं। खजुराहो के पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, कंदारिया महादेव इस शैली को संपूर्ण विशेषताओं को निरूपित करते हैं, उनमें इनकी संपूर्ण विशेषताएं दिखती हैं। फिर कहा गया है खजुराहो के अधिकांश जो मंदिर है उनका निर्माण पालों के द्वारा करवाया गया था। उड़ीसा में इस काल में मंदिर स्थापत्य के सबसे भव्य उदाहरण लिंगराज मंदिर और कोणार्क के
सूर्य मंदिर है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो 1, 2 और 4 हो जाएगा। खजुराहो के जो अधिकांश मंदिर हैं उनको पालों ने नहीं बल्कि चंदेलों ने निर्मित करवाया है। ठीक है, तो उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत पर तुर्कों के विजय के परिणाम हमें क्या देखने को मिलते हैं। पहला कहा गया है कि राजपूतों के अंदर आत्मतुष्टि का झूठा भाव जागृत हुआ था। उसके बाद कहा गया है मध्य और पश्चिम एशिया के साथ भारतीय व्यापार को हानि हुई। इस्लाम प्रचारक और सूफी संतों का भारत में प्रवेश। तो पहला और तीसरा सही है, यहाँ पर उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरी साम्राज्य के संबंध में मध्य एशिया में सेल्जुक तुर्कों की सत्ता मिटने के बाद ख्वारिज्मी और गौरी साम्राज्य का उदय हुआ था। फिर कहा गया गौरियों ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ गजनी के मातहत शासकों के रूप में किया था। उसके बाद कहा गया ये जो गौरी थे इनके मध्य एशिया में विस्तार को ख्वारिज्मी साम्राज्य ने अंकुश लगाया था, जिससे वे भारत की ओर बढ़ गए थे। और मोहम्मद गौरी को जहां सोज अर्थात दुनिया को जलाने की संज्ञा दी जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, चौथा गलत है क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी को जहां सोज अर्थात दुनिया को जलाने वाले की संज्ञा दी जाती है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में किए गए विभिन्न आक्रमणों के संबंध में। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी के सिंहासन पर बैठा था और इसने हिंदू कुश दर्रे को पार करके मुल्तान और उच्च को जीता था। तो यहाँ पर हिंदू कुश दर्रे को नहीं किया था इन्होंने पार, गोमल दर्रे को किया था। ये गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा कथन गलत है। तीसरे में 1188 ईस्वी में कहा गया गुजरात आक्रमण में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। ये भी गलत है क्योंकि ये 1178 होगा। फिर कहा गया है 1190 तक में पेशावर, लाहौर, सियालकोट जीत चुका था और दिल्ली की ओर बढ़ने को तैयार हो गया था। तो यहाँ पर जो सही है वो 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, तराइन युद्ध के कारण पूछे गए हैं। यहाँ पर क्या थे, चौहानों द्वारा 12वीं सदी में तोमरों से दिल्ली को जीतना, पृथ्वीराज चौहान द्वारा गुजरात के शासक भीम द्वितीय को एक युद्ध में पराजित करना और तबर हिंद यानी भटिंडा पर अधिकार को लेकर गौरी और पृथ्वीराज चौहान में संघर्ष। ये तीनों ही कारण थे, इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है तराइन के युद्ध के संबंध में ही। पहला कहा गया है कि 1191 ईस्वी में तराइन की प्रथम लड़ाई मोहम्मद गौरी में पूरी तरह पराजित हुआ था और पृथ्वीराज ने इस युद्ध के पश्चात पंजाब और भटिंडा पर पूर्णतया नियंत्रण कर लिया था और 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है, केवल पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है क्योंकि ना ही इन्होंने नियंत्रण किया था और ना ही इन्होंने पहले आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर इस प्रश्न में तराइन के द्वितीय युद्ध से संबंधित कहा गया है पराजय के कारणों के बारे में विचार करना है। तुर्क सेना अधिक सुसंगठित और अधिक विशाल थी और पृथ्वीराज जो थे वो राजकाज के कार्यों में पूर्णतः बेपरवाह हो चले थे और इस युद्ध में उत्तर भारत के किसी भी शासक ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की थी। असत्य पूछा है, ये तीनों बिल्कुल सत्य हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम यहाँ पर असत्य हटाकर सत्य कर लेते हैं क्योंकि ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं और ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है गंगा घाटी, बिहार और बंगाल पर तुर्कों की विजय के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है हमको गलत कथन का चयन करना है। 1194 में चंदावर में मुइजुद्दीन और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विहार को नष्ट करवा दिया था। बख्तियार खिलजी बंगाल के सेन शासकों के हाथों पराजित हुआ था। तराइन और चंदावर की लड़ाई में तुर्क शासन की भारत में नींव डल गई थी। तो बख्तियार खिलजी सेन शासकों के हाथों पराजित नहीं हुआ था। यहाँ पर यही कथन असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुइजुद्दीन की मृत्यु के पश्चात भारत में तुर्की साम्राज्य और ख्वारिज्मी साम्राज्य के संबंध में कहा गया है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया था और गौरी के दूसरे गुलाम यल्दूज को गजनी का उत्तराधिकार प्राप्त हो गया था और उसने दिल्ली पर भी दावा किया। तुर्क विजेताओं द्वारा भारत में स्थापित साम्राज्य सल्तनत साम्राज्य के नाम से शुरू हुआ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा, ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश के संबंध में। कहा गया है 1210 में चोगान यानी पोलो खेलते समय इनका निधन हो गया था, ये मर गए थे। और दूसरे में कहा गया है ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आरंभ में इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था और मंगोलों के भय से इल्तुतमिश ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सत्य है वो हो जाएगा
देखिए, हमको पता है कि 1210 में चोगान और पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, ना कि इल्तुतमिश की, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में दूसरा, तीसरा और चौथा कोई भी कथन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आप पहले ही ऑप्शन को मान लीजिए, इसमें भी 4 ऐड कर लीजिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। देन अगला प्रश्न है हमारा, हमें बताना है कि कौन सा अनुक्रम शासकों के शासनकाल के अनुसार व्यवस्थित है। तो जो सही व्यवस्थित है उसको बता देती हूँ मैं। सबसे पहले आ जाएगा मोहम्मद गौरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलवंत, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला कथन है रजिया सुल्तान के संबंध में कहा गया है, पुत्रों के अभाव में इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को गद्दी पर बैठा दिया था और तुर्क अमीरों के विरोध के कारण ये केवल 3 वर्ष ही शासन कर सकी थी और इस काल में तुर्क सरदारों के समूह को तुर्क चहलगानी कहा जाता था। रजिया ने महिलाओं की पोशाक को त्याग दिया था और बिना बुर्के और पर्दे के दरबार में जाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा सही होगा वो दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा, क्योंकि पुत्र उनके थे लेकिन योग्य पुत्रों के अभाव में उन्होंने रजिया सुल्तान को घोषित किया था अपना उत्तराधिकारी। उत्तर हो जाएगा ए। फिर अगला प्रश्न है बलबन के संबंध में कहा गया है 1265 में सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे। इसने स्वयं को ईरानी शहनशाह अफरासियाब का वंशज घोषित किया था और सत्ता संभालते ही इन्होंने चहलगानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो ये तीनों कथन सही है, उत्तर हो जाएगा डी। फिर अगला प्रश्न फिर से बलबन द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में है। कहा गया है उसने हर महकमे में जासूसों को मुकर्रर किया था, यानी तैनात कर दिया था, और मंगोलों से सामना करने के लिए उसने सैन्य विभाग दीवाने आर्ज या दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया था और उसने सजदा और पायबोस की रस्मों को चलवाया था। तो यहाँ तीनों कथन फिर से सही हैं, उत्तर हो जाएगा हमारा डी। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कहा गया है विरोधियों से निपटने के लिए बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बिल्कुल सही बात है। और बलबन का राजत्व का सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर हमारे। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है 12वीं से 14वीं सदी के मध्य मंगोलों के संबंध में कहा गया है कि मंगोलों ने 1218 ईस्वी में ख्वारिज्मी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। और दूसरे कथन में कहा गया है जक्सार्टिस से लेकर कैस्पियन सागर और गजनी से लेकर इराक तक के नगरों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। वे परास्त विरोधियों के सभी सैनिकों और सरदारों को मौत के घाट उतार देते थे। फिर कहा गया वे कारीगरों को मंगोल सेना में कार्य करने के लिए भर्ती कर लिया करता था। फिर से यहाँ पर चारों कथन सही है, उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है हमारा मंगोल आक्रमण और भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा व्यवस्था से संबंधित। कहा गया है मंगोल के आक्रमण के कारण ख्वारिज्मी का युवराज जलालुद्दीन भागकर कहाँ गया था? भारत। फिर कहा गया है चंगेज खान जलालुद्दीन के पीछे दिल्ली तक आ गया और उन दिनों क्या हुआ था, दिल्ली पर बलबन का शासन था और बलबन ने मंगोलों से सुरक्षा हेतु कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए थे। यहाँ पर हमको बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल पहला कथन सत्य है, क्योंकि ये दिल्ली तक नहीं आया था, ये पश्चिमी सीमा तक ही रहा था भारत की। उसके बाद दिल्ली पर बलबन का शासन नहीं था, उस समय पर इल्तुतमिश का शासन था और बलबन ने मंगोलों से सुरक्षा के लिए काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए थे और अभी हमने ऊपर देखा दीवाने आरिश नामक विभाग भी गठित कर दिया था। इसलिए उत्तर इसका सही हो जाएगा केवल 1। फिर दिल्ली सल्तनत में होने वाले विद्रोहों के संबंध में कहा गया है कि कुछ विद्रोह के नेता मुसलमान सरदार थे जो तुर्कों से स्वतंत्र होना चाहते थे और कुछ राजपूत राजा थे जो तुर्कों को अपने प्रदेशों से बाहर निकालना चाहते थे और ज़्यादातर विद्रोहों का स्वरूप मुसलमानों के प्रति हिंदू विरोधियों का होना था। तो ऐसा हिंदू और मुसलमान उस समय पर कुछ भी नहीं था, इसलिए उत्तर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 और 2। अगला प्रश्न है हमारा खिलजी वंश के संबंध में। इसमें कहा गया है खिलजी तुर्क थे जो गजनवी और गौरी के समय में आए थे और खिलजी गुलाम वंश के शासकों के समय सेना और प्रशासनिक पदों पर थे और भारत में जो ये खिलजी वंश था इसके संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी थे। तो यहाँ पर कौन सा सत्य है? केवल दूसरा सत्य है, ये गैर तुर्क थे और संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी ना होकर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित। इन्होंने सिर्फ 6 वर्ष तक शासन किया। ये दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिसने ये माना कि राज्य को शासितों के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस नीति का समर्थन किया था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, केवल उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या 1296 में कर दी थी और खुद सुल्तान बन गया था। भिलसा, चंदेरी और देवगिरी के अभियानों से अलाउद्दीन को अपार संपत्ति मिली थी और इसके काल में 2000 मंगोल इस्लाम धर्म
कबूल करके दिल्ली के आसपास बस गए थे। जो मंगोल थे 2000, वो इस्लाम धर्म उन्होंने कबूल कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है क्योंकि ऐसा जलालुद्दीन के काल में हुआ था, ना कि अलाउद्दीन के काल में। उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी और उसके उत्तराधिकारियों के संबंध में। कहा गया है इसने अमीरों द्वारा उत्सव भोजों तथा नशीले पदार्थों का उपयोग पर रोक लगा दी थी और इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र खुसरो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और 1320 में गयाजुद्दीन तुगलक के समर्थकों ने खुसरो की हत्या कर दी थी। तो गयाजुद्दीन के बाद, ये अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था वो खुसरो नहीं था, उसका पुत्र था शहाबुद्दीन उमर। ठीक है, वो बैठा था 1316 में। उसके बाद इसकी मृत्यु, उसके पुत्र की मृत्यु खुसरो के द्वारा कर दी गई थी और खुसरो की मृत्यु किसके द्वारा कर दी गई थी? गयाजुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसलिए जो हमारा सही कथन है वो है 1 और 3। उत्तर हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।